है ना। जो भी डाउट आएगा चैट में लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो चैप्टर का नाम है हमारा संविधान। सबसे पहली बात है, आपको पता होना चाहिए हमारा संविधान मतलब क्या है। ये कॉन्स्टिट्यू इंग्लिश में इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उर्दू में इसको आइन बोलते हैं। संविधान एक ऐसी बुक है जिसमें अलग अलग अनुच्छेद लिखे गए हैं। उन अनुच्छेदों में हमारा देश कैसे चलेगा उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे उस संविधान में हमको 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो एक अनुच्छेद में, अनुच्छेद कौन सा अभी देखेंगे, उस अनुच्छेद के अंतर्गत सारे मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है। उसी में मौलिक कर्तव्य भी है। उसी में यह भी पता है कि किस प्रकार से सरकार चलेगी, कैसे सरकार चलेगी, क्या क्या करना है, सारा देश कैसे चलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि संविधान किसी भी देश की अंतरात्मा होता है ना। तो इसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करूंगा। 20 मिनट इसके लिए लेते हैं, 20 मिनट अगले चैप्टर के लिए लेते हैं, कोशिश करते हैं 2 चैप्टर आज हो जाए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 6 मौलिक अधिकार, बड़े नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है ना। एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा जो है मौलिक अधिकारों के खंड को ही कहा जाता है। तो जो हम लोगों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, हमारे संविधान की अंतरात्मा कहते हैं, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। सार्वभौमिक मताधिकार किसे कहते हैं। तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है, वैसे इसमें भी आएगा चैप्टर में, अगर आप पढ़ोगे तो इसमें भी आएगा कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं इसी में से लिया हुआ है ना। तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि हमारे देश में प्रतिनिधियों के चुनाव जो है, देश में सभी लोगों की भूमिका होती है। इसके अलावा हाँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि हमारे हर एक वयस्क व्यक्ति को, हमारे देश के हर एक 18 से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। और साथ ही साथ वह चुनाव में प्रतिद्वंदी के तौर पर लड़ भी सकता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, है ना। याद रहना चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो हम इसे कहते हैं कि हमारे देश में हर एक नागरिक को, जो भी 18 से ज्यादा उम्र का है, उसे वोट देने का हक है। और साथ ही साथ उसे चुनाव लड़ने का भी हक प्राप्त है। इसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकार के 3 अंगों के नाम लिखो। सरकार के 3 अंगों के नाम लिखो, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि सरकार बताओ, सरकार में कितने अंग होते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो हैंड राइज कर देना, है ना, कि बोर हो रहा है या हम समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार के 3 अंगों के नाम लिखना है। तो सरकार के 3 अंग जो है वो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, है ना। तो व्यवस्थापिका का निर्वाचन जो है वो हम करते हैं, लोग करते हैं, आम लोग करते हैं, वो वोट देते हैं और व्यवस्थापिका में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। व्यवस्थापिका का उदाहरण, जैसे आप अपन ने विधानसभा के चुनाव हुए होंगे, आपने तो वोट नहीं दिए लेकिन अपने मम्मी पापा ने दिए हैं, है ना। तो हम उसको जो है वो एक प्रकार की व्यवस्थापिका है, क्योंकि विधानसभा में कानून बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से लोकसभा में भी कानून बनते हैं, वो भी व्यवस्थापिका है। उसके चुनाव अभी होने वाले हैं अप्रैल में या मई में अपने यहाँ जो है वो चुनाव होंगे। तो तो ये हमारे जो है इसी को हम जो है व्यवस्थापिका बोलते हैं। फिर उसके बाद आती कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो है वो हमारे, जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं, उन्हीं में से एक ऐसे लोगों का समूह है जो सरकार चलाती है ना, कानून को लागू करने और शासन देखने का काम करती है। हम इसको मंत्रिमंडल भी बोलते हैं। जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं ना, उनमें से ही मंत्रिमंडल निकाला जाता है, जो सरकार चलाता है, देखता रहता है कि संविधान का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, शासन ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं। उसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। और न्यायपालिका किसको बोलते हैं। न्यायपालिका जो न्याय देने का काम करती है, जैसे अदालतें, है ना। तो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के लोग हम भेजते हैं चुनकर, वोट देकर, जैसे विधानसभा और लोकसभा। कार्यपालिका उन्हीं लोगों में से चूज की जाती है, चुनी जाती है, उसको हम मंत्रिमंडल भी बोलते हैं। ये देखता है कि देश में शासन कैसे चल रहा है।
और तीसरे नंबर पे आती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम है न्याय की स्थापना करना, न्याय को लागू करवाना। जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कल याद चाहिए मुझे, है ना। और अगर आपके पास नहीं है, मिल जाएंगे आपके पास जो वो है बुक है उसमें होंगे, और नहीं तो मैं ग्रुप पर आपको अभी फोटो भेजूंगा इस चैप्टर की, है ना। ये सबसे आखिरी के क्वेश्चन है जो कि हमको याद करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन इसमें ही अभी अब भी हाल जिक्र आया संघवाद का, कि संघवाद किसे कहते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, इतने कठिन नहीं है ना। लेकिन संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। अगर ऐसा याद ना रहे तो सिंपल से याद रखो कि ऐसा देश जहां पर दो से अधिक सरकारें होती हैं या एक से अधिक सरकारें होती हैं, उन्हें हम उस देश को हम संघवाद कहते हैं, है ना। उस देश में संघवाद होता है। हाँ प्रियंका, बोलो क्या हुआ? ओ, प्रियंका का माइक खोलना था तो चंचल का खोल गया। क्या हुआ प्रियंका? माइक खोलो। सर आप यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ पे है? हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है इसमें नहीं मिलेंगे बुक में। बुक में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो अपन इस पे निर्भर नहीं रह सकते। बुक में क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। तो अपन को थोड़ा सा हाँ अलग पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने जो अभी क्वेश्चन लिए हैं वो जो है वो गाइड के क्वेश्चन है, तो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। आपको अभी केवल सुनना है। एक काम करता हूँ, मैं एक बार नेट पर और देख लेता हूँ। इसका मैं सर, फोटो एक खींच के बार और भेजूंगा। रिपीट कर दो। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए सिमरन, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग रहेगी। तो आप वो जितनी बार सुनना है आप वो सुन सकते हो। मैं जैसे क्लास खत्म होगी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तो आपको जितनी बार सुनना है आप उतनी बार सुन लो, है ना। क्वेश्चन एक ही बार डिस्कस होंगे ऑनलाइन क्लास में, दो बार नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि 40 मिनट है, जिसमें से 20 मिनट होने वाला है, एक चैप्टर पूरा नहीं हुआ, तो अपने पास टाइम कम है थोड़ा सा। तो हमने अभी तक डिस्कस किया, देखो हर एक क्वेश्चन को आप 2 लाइन में लिखना सीखो। अगर आप 2 लाइन में आंसर पता होगा तो आप 2 लाइन की 4 लाइन भी बना सकते हो, 5 लाइन भी बना सकते हो। हमेशा याद रखो, हर एक क्वेश्चन को कोशिश करो तुमको 2 लाइन में उसका आंसर पता हो। जैसे आपसे किसी ने पूछा सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है। भाई साहब, हमारे देश में हर एक नागरिक को 18, जो भी 18 से ज्यादा उम्र का है, उसको वोट देने का अधिकार है, और वो चुनाव में खड़ा भी हो सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। इसी को हम सार्वभौमिक मताधिकार बोलते हैं। कोई तुमसे पूछे मौलिक अधिकार क्या है, तो हम मौलिक अधिकारों को संविधान के अंतरात्मा कहा गया है, 6 मौलिक अधिकार है, 6 के नाम बता देंगे। कोई ने आपसे पूछा संघवाद किसे कहते हैं, तो संघवाद देखो, जो राजतंत्र होता था उसमें राजा के पास पूरी शक्ति होती थी। वैसे ही देश में अगर एक सरकार के पास पूरी शक्ति होगी तो वो दुरुपयोग करेगी अपनी शक्तियों का। तो संघवाद किसे कहते हैं? जब देश में शक्तियों को दो या दो से ज्यादा सरकारों में बांट दिया जाता है, उसको हम संघवाद बोलते हैं। किसको बोलते हैं संघवाद? संघवाद को इंग्लिश में फेडरलिज्म बोलते हैं। इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेटा, बहुत बेकार क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। केवल अपन को जैसे अभी धर्मनिरपेक्षता क्या है ये आएंगे, 6 अधिकार आएंगे, मौलिक अधिकार आएंगे आपको, है ना। इसी को अंतरात्मा बोलते हैं। फिर उसके बाद शक्तियों का बंटवारा कितनी सरकारों में किया गया है, ये तीनों अंग। अब भी हाल अंग समझा तुमको, सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका मतलब हम जो लोगों को चुनकर भेजते हैं। कार्यपालिका मतलब जो चुने हुए लोगों में से भी एक मंत्रिमंडल बन जाता है जो काम करता रहता है। न्यायपालिका मतलब जो न्याय व्यवस्था होती है, जज जज वगैरह, है ना। तो इसमें के क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही आएंगे। ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा इसमें, अभी ऑब्जेक्टिव भी तैयार करेंगे। ऑब्जेक्टिव की फिक्र मत करो, तुम क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा फोकस फोकस करो, है ना। ऑब्जेक्टिव तो फिर भी बहुत सारे बन जाएंगे आपसे, 8 ग्रेड में से बहुत सारे आ जाएंगे। संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद मतलब कि शक्तियों का, किसी देश में एक से अधिक सरकारों का होना संघवाद। हम बोलेंगे संघवाद एक व्यवस्था है शासन चलाने की, है ना। तो आप बोलोगे यदि किसी देश में दो या उससे अधिक सरकारों में शक्तियों को बांट दिया गया है तो उस देश में संघवाद होता है। कहाँ पर है संघवाद? भारत में संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद लागू है, भारत में संघवाद है। अमेरिका में भी है ना। और दूसरे नाम बोलना है यदि, तो वहां पर जैसे मान लो उदाहरण के लिए कनाडा हो गया, वहां पर भी संघवाद है। ब्राजील हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ सभी संघवाद है, फेडरलिज्म है।
तो फेडरलिज्म यानी कि संघवाद मतलब क्या होता है, जहां पर भी दो या दो से अधिक सरकारें होती हैं, जिनके पास अपनी अपनी शक्ति होती है, उसको हम संघवाद कहते हैं। भारत में संघवाद लागू है, अमेरिका में संघवाद लागू है, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ सब जगह, यूरोप में बहुत सारे देश, बेल्जियम हो गया, सभी जगह जो है संघवाद लागू है। तो ये हो गई हमारी संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद। तो देखो टॉपिक पता होना चाहिए संघवाद, ताकि आप मन से लिख सको संघवाद में। संघवाद का टॉपिक क्या है कि भाई सरकार जो है वो एक सरकार ना होके, शक्ति एक सरकार के पास ना होके शक्तियों को बांट देना संघवाद है। मतलब किसी भी संघ, जहां पर जिस भी देश में संघवाद होगा वहां पर शक्ति एक सरकार के पास नहीं होगी, दो या दो से अधिक सरकारों के पास होगी। भारत में देखो एक देश की सरकार होती है जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं, फिर राज्यों की सरकार होती है जिसको राज्य की सरकार बोलते हैं, और फिर लोकल सरकारें होती हैं, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, हाँ। तो ये सब लोकल सरकार है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत वगैरह, तीन सरकारें हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ संघवाद है ना, शक्तियों को बांट देना। नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? 2008 में। कि नेपाल की कहानी क्या है, नेपाल की कहानी आपको देख लेना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नेपाल में ऐसा क्या हुआ है जो कि हमको इतना ज्यादा देखना पड़ रहा है, नेपाल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। आज दुनिया भर के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है, आमतौर पर सभी नहीं। नेपाल की कहानी कहाँ से शुरू होती है, ये नेपाल के कुछ चित्र बने हुए हैं, झंडे लेकर लोग बाग नारे नारे लगा रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं, मतलब लोग बाग आंदोलन कर चुके हैं। 1990 में हुए जनसंघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 यानी कि 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों में अपने कब्जा लेना शुरू कर दिया। मतलब नेपाल में लोकतंत्र आ गया था 2002 तक, 1990 के बाद। लेकिन 2002 के बाद जो है राजा ने फिर से सेना की सहायता से राजतंत्र वापस लाने की कोशिश करी। तो फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली, मतलब वापस राजतंत्र आ गया। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते से आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में यही ऑब्जेक्टिव है। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। नेपाल में लोकतंत्र कब आया? 2008 में आया, बहुत लेट आया, है ना। तो शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक तो राजतंत्र होता है और एक लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है और राजतंत्र में राजा का शासन होता है। तो पहले नेपाल में राजा शासन करता था, लेकिन 2002 में दो तक जो है लोकतंत्र आ गया, 1990 से 2002 तक। फिर 2002 में राजा ने फिर से हस्तक्षेप करा और राजतंत्र स्थापित कर दिया, लेकिन लोगों ने हड़ताल करी, मांग करी, और 2008 में नेपाल में फिर से क्या आ गया? लोकतंत्र आ गया। तो ये नेपाल की कहानी लिखी हुई है छोटी सी। तो अब इसके बाद इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बता रहा हूँ, मौलिक अधिकार है, बिल्कुल याद होना चाहिए मौलिक अधिकार। उसके बाद संघवाद है, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन वयस्क मताधिकार वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन याद रखोगे। उसके बाद भारतीय संविधान के अंतरात्मा किसे कहते हैं, सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद किसी देश को सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन 8th ग्रेड में आया हुआ है। पहला, ये उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश की इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। मतलब संविधान किसी देश के आदर्शों को संजोए रखता है जो कि उसके इतिहास से जुड़े हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था। वैसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं की सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके, नेता सत्ता का दुरुपयोग ना करे। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह दूसरे या कम ताकतवर समूह के लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। संविधान ये बताता है, ये सुनिश्चित करता है कि किसी के पास अगर ताकत है तो जरूरी नहीं है उसके पास ताकत है तो वो अपनी ताकत का उपयोग करके दूसरे लोगों को नीचे गिरा दे, है ना। तो ये हमारे संविधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए। पहला, किसी देश को सरकार संविधान की जरूरत क्यों होती है। दूसरा, भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार किसे कहते हैं, सरकार के कौन कौन से अंग हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो है वो है हमारे मौलिक अधिकार। उसमें एक और शब्द, एक और क्वेश्चन आता है
कि भाई आप भारतीय संविधान की नीति निर्देशक खंड को क्यों जोड़ा गया है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा देखना ऑब्जेक्टिव कितने अच्छे नीति निर्देशक तत्वों पे आ रहा हूं मैं। आपसे पूछा हुआ है अगर आपको 6 अधिकार मौलिक अधिकार याद हैं तो कंडीशन दी हुई है बताओ इसमें से किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पहला, यदि 13 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी कर रहा है, कौन सा अधिकार के उसका खनन हो रहा है, कौन सा अधिकार उसका टूट रहा है। तो आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसका शोषण हो रहा है, उसको पढ़ाई करना चाहिए लेकिन वो काम कर रहा है तो उसका शोषण हो रहा है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा कंडीशन, यदि किसी राज्य का नेता कोई दूसरे राज्य के लोगों पर अपने राज्य में काम करने से रोकता है। मान लो यहाँ पर महाराष्ट्र से लोग बाग काम करने के लिए आए और यहाँ के जो नेता है उसने बोलेगा नहीं नहीं हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। तो उन लोगों के कौन से अधिकार का हनन हो रहा है, कौन से अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। हर नागरिक को स्वतंत्रता है, वो किसी भी राज्य में जाकर काम कर सकता है ना। आप रोक नहीं सकते उसको। यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, मतलब कोई राजस्थानी समूह अगर दूसरे मान लो तेलंगाना में जा रहा है या कर्नाटक में जा रहा है, वहां पर बोलता है हम राजस्थानी स्कूल खोलेंगे, तो वहां की सरकार अगर मना कर दे तो ये है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। इसका उल्लंघन है। शिक्षा का अधिकार बोलता है कोई कहीं पर भी स्कूल खोल सकता है, किसी भाषा में पढ़ाई करा सकता है। यदि सरकार सेना में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो ये उसका साथ भेदभाव हो रहा है और ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 6 अधिकार का उल्लंघन रियल लाइफ में कहाँ हो रहा है उस पर बात हो रही है ना। चलो ये क्वेश्चन हो गए आपके तैयार। अभी वो बचा हुआ है नीति निर्देशक तत्व वाला क्वेश्चन। तो एक बार देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व क्या है। और इसमें ये क्यों नहीं आया यार कि कौन सा जो है मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चलो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं अपन कि मौलिक अधिकार। पहला तो नीति निर्देशक तत्व देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व राज्य महिला एवं बालकों और पुरुषों की सभी व्यवस्था अवस्था का ध्यान रखेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। इसको हम नीति, बहुत सारे हैं यार नीति निर्देशक तत्व, 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। ओ, बहुत सारे हैं नीति निर्देशक तत्व। अपन के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं ये तत्व, देश को आगे चलाने के काम आते हैं। तो अगर हम बोलें तो सीधी सी बात है, महिलाओं का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, कम सबसे कम जो है वो ये देखो अनुच्छेद 38, 39, तो ये सब अनुच्छेद हैं संविधान में लिखे गए हैं। तो हम देखेंगे राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थिति सुविधाएं अवसरों में असमान, इतना सारा तो याद नहीं कर सकते अपन, बेसिक बेसिक याद रख सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों के लिए समान वेतन मिलेगा। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाएगी, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। बेरोजगारी दूर करने के लिए करना पड़ेगा सरकार को। उद्योगों का प्रबंधन करना पड़ेगा। लोगों के पोषण स्तर को सुधारना पड़ेगा। ये सारे नीति निर्देशक तत्व हैं। देखो इतने सारे तो याद नहीं हो सकते, बेसिक बेसिक याद रखो। आपको जो जो अच्छी अच्छी बातें लगती हैं वो लिख दो। समान वेतन मिलेगा, समान लोगों को भेदभाव नहीं किया जाएगा, श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ढेर सारे आप लिख सकते हो, है ना। अपनी मर्जी से, इतने सारे याद नहीं कर सकते, बुक में है भी नहीं इतने सारे, आप मर्जी से। नीति निर्देशक तत्व मतलब देश कैसे चलेगा, बहुत सारे हैं।
मौलिक अधिकार देख लेते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। 12 से 35 तक तो अलग अलग मौलिक अनुच्छेदों में अलग अलग मौलिक अधिकार के बारे में दिया हुआ है। चलो, कौन सा अधिकार कौन से में, वो भी अगर देखना है तो, अरे यार 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो रही है, एक ही चैप्टर हो पाया है। चलो, दूसरा चैप्टर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए मैंने इस चैप्टर के, यकीन मानो इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना कठिन नहीं आता है पेपर, है ना। मौलिक अधिकार ये देखो, यहाँ पर दिए हुए हैं, इतने याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, इतना कठिन नहीं आता है, ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं। समानता का अधिकार आता है 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आता है 1922 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक 1930 तक, अनुच्छेद 31 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है। इसकी फिक्र मत करो, अ, ऐसे क्वेश्चन इतने डीप में नहीं आते हैं। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर पे आए, तो दूसरा चैप्टर हमको बोलता है धर्मनिरपेक्षता। तो चैप्टर का नाम से ही सबसे पहले बात आती है, क्वेश्चन उठता है, मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों से, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है, बार बार पूछा है तुम लोगों से क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है, देखो उसके शब्द में ही आंसर है। अगर आप चैप्टर का नाम देखोगे तो उसी में धर्म निरपेक्षता, हम किसी भी धर्म को आधार नहीं मानते, हमारे लिए सभी धर्म बराबर है ना। तो सभी, जब कोई देश सभी धर्मों को बराबर समझता है तो वो देश धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। नाम में ही आंसर है, हमारा देश में कोई भी एक धर्म को दूसरे धर्म से आगे नहीं समझा जाता है, सभी धर्मों को बराबर समझा जाता है। धर्म क्या है हमारे देश में संविधान के लिए, सभी धर्म बराबर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्षता से इसे ही कहते हैं। अच्छा, इसमें अब बड़े माँ का क्वेश्चन नहीं ही है, इसमें बड़े माँ का क्वेश्चन नहीं है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आ सकते हैं, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे अपन। देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको फोटो खींच के भेज रहा हूँ अभी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बात कर रहे हैं केवल। हम्म, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। धर्म को राजसत्ता से अलग करना धर्मनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण पहलू है ना। याद हो जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है। धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। बहुत अच्छा किया प्रिय। धर्मनिरपेक्षता में धर्म को राज्य से अलग रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक बताओ, अपने देश में अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं। हाँ सलोनी पूछो। सर हम्म, सर क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दो। ठीक। पहला है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है धर्मनिरपेक्षता की। तो धर्मनिरपेक्षता की सबसे धर्मनिरपेक्षता समझ गए हो सब अब क्या है। धर्मनिरपेक्षता की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना, धर्म को राजनीति से अलग रखना। दूसरा, भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन है, तो अल्पसंख्यक बोलते हैं, दो होते हैं भारत, मतलब किसी भी देश में, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। जो आबादी में ज्यादा है उनको बहुसंख्यक, जो आबादी में कम है वो उनको अल्पसंख्यक। भारत में हिंदू आबादी में ज्यादा है, तो भारत में बहुसंख्यक हिंदू है, अल्पसंख्यक मुस्लिम है। मुस्लिम के अलावा क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, ये सभी अल्पसंख्यक है, सिख भी हैं। और जैसे पाकिस्तान में चले जाओगे तो वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है और हिंदू जो है वहां अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन है, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बुद्ध, सिख, पारसी, ये सारे अल्पसंख्यक हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई एक उद्देश्य बताइए। तो इसमें आप, यही है, सिंपल सी बात है, एक धर्म धर्म जो है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नीचा ना दिखाएं, यही उद्देश्य है। उसके बाद इसराइल का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज इसराइल में धर्म के आधार पर क्या हो रहा है। तो वहां दो धर्म लड़ रहे हैं, यहूदी और सॉरी मुस्लिम और यहूदी, मुस्लिम और यहूदी के बीच में लड़ाई चल रही है, तो वहां बहुत ज्यादा युद्ध छिड़ा हुआ है इसराइल में।
है ना। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को क्या अधिकार नहीं है? यार ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बेकार हैं, अगर आते हैं तो धर्मनिरपेक्षता पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के विरुद्ध विभेद कर सकता है? तो लिखा हुआ है नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में धर्मनिरपेक्षता है। धर्म के आधार पर हम नागरिकों के विरुद्ध, मतलब नागरिकों को अलग अलग रूप से नहीं देख सकते। भारत में धर्मनिरपेक्षता लागू है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों में बच्चे सुबह सबसे पहले किस चीज की शपथ लेते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में बच्चे सुबह उठकर सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, मतलब वो देश के प्रति वफादार हैं, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ भी होना चाहिए प्लेज यार। शुरू करते हैं अपन भी प्लेज, है ना। आप लोगों ने शायद पहले करी होगी। थोड़ा सा आप लोग ये आगे हो फिर से। तो भारत हमारा देश है, हम सब देशवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदैव करते रहेंगे। हम अपने माता पिता गुरुजनों और शिक्षकों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। हमारे देश के कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद, ऐसी आप शपथ लेते थे। आप लोगों ने भी ली होगी कई बार बीच में, लेकिन अब वो बंद हो गई है। यूएसए में भी बच्चे शपथ लेते हैं, तो वो वफादारी की शपथ लेते हैं कि हम देश के प्रति वफादार रहेंगे, है ना। अगर आपको, आप सोचोगे कि इतना कैसे याद रखेंगे सर हम, आप तो आप जल्दी जल्दी बोल जा रहे हो। तो दो रीजन है उसके पीछे। आपके पास जो भी बुक हो, 8 ग्रेड हो या बुक हो, गाइड हो, कुछ भी हो आपके पास, बुक होगी तो बुक में भी मिल जाएंगे, है ना। उसमें मिल जाएंगे। तो एक बार उसमें देख लो, और अगर उसमें भी नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप पर इस जो भी गाइड से मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी फोटो क्लिक करके भेजूंगा मैं। कुछ नहीं है बेटा, एक बार जो मैंने समझाया है ना, उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लोगे आप, तो आज अपन धीरे धीरे याद करेंगे ना। आप बोलोगे मोबाइल इतनी देर के लिए नहीं मिलेगा, 1 घंटे के लिए तो मिल जाएगा। जो मैंने फोटो भेजूंगा, उस फोटो की आपसे जो है वो कुछ ही क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो, या 8 ग्रेड में होंगे तो 8 ग्रेड में लिख लो उसको, उस क्वेश्चन को, और वो याद कर लो। एक दिन में इतना तो हो सकता है, आराम से हो सकता है। अपन ने सोशल साइंस थोड़ा सा कम पढ़ा है तो अभी थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो बेटा फिर मैं माफी चाहूंगा, उससे ज्यादा मैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके 3 प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो ये क्वेश्चन तो आया है जहां तक है धर्मनिरपेक्षता वाले चैप्टर में। तो भारतीय धर्म संविधान के अनुसार भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है, इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। भारतीय संविधान के अनुसार से भारतीय राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, उसके उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, अपन ने याद किया है ये वाला। एक धार्मिक समुदाय दूसरे भारतीय धार्मिक समुदाय को ना दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, मतलब एक ही धर्म में जाति व्यवस्था है यदि तो दूसरे लोगों को ना दबाया जाए। राज्य ना तो किसी धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। मतलब सरकार जबरदस्ती किसी को हिंदू नहीं बनाएगी, या मुस्लिम नहीं बनाएगी, या ईसाई नहीं बनाएगी। और साथ ही साथ जो जैसा है उसका उसी में सम्मान करेगी। अगर आप हिंदू हो तो उसको सम्मान करेगी। ये 3 उद्देश्य हैं। पहला, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को नहीं दबाया जाएगा। एक समुदाय के भीतर ही लोगों को भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति व्यवस्था के आधार पर। और तीसरा, कोई भी राज्य सरकार किसी को एक धर्म नहीं थोपेगी, और जो जिस धर्म में है उसका सम्मान करेगी। ठीक है। उसके बाद, भारत में सरकारी स्कूल किसी धार्मिक उत्सव का आयोजन क्यों नहीं कर सकता है? हमने हालांकि अभी हमारे यहाँ सभी बहुत सारे बच्चे हिंदू ही हैं, तो हमने हालांकि वसंत पंचमी मनवाई, वो हमारी संस्कृति को लेकर है। लेकिन भारतीय स्कूलों में कोई एक धर्म का पालन नहीं, एक धर्म को जो है उत्सव का आयोजन नहीं कर सकते हम। केवल एक ही धर्म का, या तो सभी को मनाना चाहिए अपन को थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक ही धर्म को नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है हम राज्य। तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? पहला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए सरकारी स्कूल भी धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हैं। दूसरा, सरकारी स्कूलों में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए सरकारी स्कूल में किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। हालांकि अभी ऐसा हो नहीं रहा है। स्कूल किसी विशेष धर्म को सभी बच्चों पर नहीं थोप सकता, क्योंकि इससे बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता छिनती है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा करना। मैं 2 चैप्टर के क्वेश्चंस भेज रहा हूँ। इस पे इम्पोर्टेंट भी मार्क कर दे रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर स्टार बना रहेगा।
उसको आपको लिख लेना है, केवल आपको एट ग्रेड में लिखना हो एट ग्रेड में लिख लो, रफ कॉपी में लिखना है रफ कॉपी में लिख लो, उसको याद कर, है ना। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर 3 स्टार मार्क रहेंगे, वो करना ही है। तो 2 चैप्टर के भेज रहा हूँ, पूरे पूरे नोट, पीडीएफ खोलोगे आप उसमें मिल जाएंगे, उसको याद करो। जो याद नहीं होते हैं मुझसे पूछो, कल मैं याद करवाऊंगा, स्कूल में भी इस घर पे मतलब। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 40 मिनट की क्लास खत्म हुई। बाय। उम्मीद